जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। विषय है हमारा इकाई 4th अर्थशास्त्र क्लास 10th और उसमें हमारा चैप्टर 2 चलेगा। आज चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इससे पहले चैप्टर था हमारा विकास, कि विकास कैसे होता है, उसके विषय में जानकारी दी थी। और अब बताया जाएगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र होते हैं और कैसे होते हैं। एक अर्थव्यवस्था का प्राय 2 दृष्टियों में वर्गीकृत किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के 2 मुख्य रूप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र अपना जो जैसे प्राइवेट संस्था खोलते हैं कोई, और सार्वजनिक सरकारी, सरकार के द्वारा जो हेल्प मिलती है खुल। तो निजी क्षेत्र वह है जिसमें सभी प्रकार के उद्योग या व्यवसाय किसी व्यक्ति या निजी संस्था के अधिकार में आते हैं। इसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र वह है जिसमें किसी उद्योग या व्यवसाय पर सरकार का नियंत्रण होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। वो कैसे है? जैसे बोलते हैं ना मिश्रित अर्थव्यवस्था, संयुक्त। इसमें एक संयुक्त क्षेत्र भी है। जैसे आपने पहले पढ़ा भी होगा एसएसटी की बुक में ही कि एकल परिवार, संयुक्त परिवार, यानी कि जुड़ा हुआ। एकल परिवार में तो अब अपनी फैमिली होती है और संयुक्त में उसमें परिवार वाले आ जाते हैं, दादा दादी, ये पूरा ताई चाची बुआ, ये सब हो जाता है, तो संयुक्त। तो ठीक ऐसे इसमें है निजी और सार्वजनिक। तो संयुक्त क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र के उद्योग या व्यवसाय में निजी उद्योगपति और सरकार दोनों की साझेदारी होती है। दोनों की साझेदारी कैसे होती है कि जैसे निजी किसी पर्सनल किसी ने अपना कोई बिजनेस चलाया है और सार्वजनिक भी चल रहा है, सरकारी भी चल रहा है, तो उसमें दोनों की साझेदारी होती है। उसका जो प्राइवेट संस्था में कोई भी कार्य करता है, कोई भी संस्था चलाता है, तो उसका बेनिफिट सरकार को भी होता है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हो गया। सेकंड चलेगा हमारा आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक अर्थव्यवस्था या व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर भी किया जाता है। अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं। इसी में तीनों अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र। और सेकंड है द्वितीयक क्षेत्र।
देखिए, अर्थव्यवस्था मुख्य 3 क्षेत्रों में बटी हुई है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा सबसे पहले लेते हैं हम। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र देखो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रकृति, जो हमें प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं, जो हम किसी व्यक्ति ने बनाए ही नहीं हैं, वो कौन कौन से बताए थे आपको? जलवायु, भूमि, नदियाँ, जंगल, जीव जंतु। तो हम भूमि को ही लेते हैं। भूमि जैसे ज़मीन है, उस ज़मीन में हम बीज डालेंगे, फसल उगाएंगे, या उस ज़मीन से हम मिट्टी, जैसे मिट्टी के पहले मिट्टी के घर बनते थे, कच्ची ईंटें बनाते थे उसमें, और वो उनकी चौड़ी चौड़ी दीवार बनाकर मकान खड़ा करते थे। अब उसे ईंटें बनाकर ईंटें पकाई जाती हैं और ईंटों से नए नए भवनों का निर्माण किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा सबसे पहले क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि हम भूमि में बीज बोएंगे, फसल उगाएंगे, तो वो गतिविधि हुई, और वो फसल उगेगी तो उससे हमें बेनिफिट होगा। अनाज की बोएंगे, अनाज बोए मतलब गेहूँ की बोएंगे तो अनाज मिलेगा, गन्ना बोएंगे तो गुड़, शक्कर, चीनी ये सब मिलेगी। तो जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहलाती है। सेकंड है हमारा द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक में जैसे कि पहले मैंने बताया कि ज़मीन में हमने जो फसल बोई है और वो फसल उग के तैयार हो गई है, और उस पे जो उससे हमें जो चीज़ खाने की चीज़ मिली है या जानवरों को चारा मिला है, तो वो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक में आया। ठीक उसी तरह जैसे हमने भूमि में पहले कपास को ही ले लेते हैं, कपास की फसल को हम तो उसमें हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि बाड़ी बोते हैं। जैसे सरसों है, बाड़ी है, अरहर है या गेहूँ है, तो कपास को ले लेते हैं। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं। जब जो कपास होती है, कपास से पहले तो लोग उसे हाथ से ऐसे निकालते थे, रुई कर करके, उसका बिनोला अलग हो जाता था, बीज अलग हो जाता था, रुई अलग हो जाती थी। अब तो मशीनों द्वारा रुई बहुत सारी एक साथ बन जाती, तैयार हो जाती है। तो उस रुई से सूत काटते हैं, और सूत काट कर फिर कपड़ा बुनते थे। अभी भी बुनते हैं। सूत का जो सूती कपड़ा होता है, वो प्योर जो सूती होता है, वो रुई से ही बनता है। जैसे गन्ने का कच्चा माल होता है, गन्ने का रस जिसे बोलते हैं, गन्ने के रस से हम गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, और मिट्टी से ईंटें, जब हम ज़मीन में, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि जो ज़मीनें ऊंची नीची होती है, जैसे कहीं भी ऊंची नीची ज़मीन है, उसको समतल भी हो जाती है, वो बोने लायक हो जाती है, उपजाऊ ज़मीन हो जाती है, और वहाँ पे ईंटें बना लेते हैं। तो ईंटों से हमारा क्या होता है, नए नए मकान बनते हैं, भवन का निर्माण होता है। यह क्षेत्र क्रमशः सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा होता है, अतः यह औद्योगिक क्षेत्र भी कहलाता है। यानी कि जब कपास जैसे रुई हुई काते, अब मिल चलते हैं, मिलों में बहुत सारी रुई बुनी जाती है। बुनने के बाद में कपड़ा पहले काता जाता है, फिर बुना जाता है, फिर वो सिलता है, तो वो उद्योग धंधे शुरू हो जाते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र भी कहलाते हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, अतः तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र भी कहलाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा 3 क्षेत्रों की तुलना। तीन क्षेत्रों की तुलना।
प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं तथा कुल उत्पादन की गणना करना। जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई चीज़ यदि 10,000 किलोग्राम, मान लिया गेहूँ 8 रुपये किलो है, 8 रुपये प्रति किलोग्राम है, और हमें 10,000 है या 5,000 है या 3,000 है या 100 किलो ही है, मान लिया 1 ही कुंतल है, तो अगर हम उसमें गुना करते हैं तो हमारी उसकी दर निकल के आ जाती है। जैसे कि 10,000 किलोग्राम 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं की कीमत कितनी हो जाएगी? 80,000। कितनी होगी? 80,000। ऐसे ही ठीक नारियल है या कोई गोला है या कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो 10 रुपये की एक है, और हम हज़ारों की संख्या में उसे खरीदने लगे, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000, तो उसकी कीमत हम उसमें कैसे पता करेंगे? मान लिया कि एक प्रति नारियल की कीमत 10 रुपये है और 5,000 नारियल की कीमत कितनी होगी? तो 50,000। हम उसमें क्या करेंगे? 10 में 5 से गुना करने पर 10,000, जो 10 रुपये का एक नारियल है और 5,000 हमें लेने हैं, तो हमारा उसमें 50,000 आंसर आएगा। यानी कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, चाहे 1 है या 100 है या 1000 है, तो हम उसको ये देख लेते हैं कि एक चीज़ इतने की है तो 10 इतने की होगी, तो हम उसमें गुना करके निकाल लेंगे। ठीक ऐसे ही उदाहरण के तौर पर जैसे एक किसान आटा चक्की को अपना जो गेहूँ होता है वो 8 रुपये किलो की दर से बेचता है, और उसमें मील जो है उसकी पिसाई भी करता है, तो कम से कम भी 2 रुपये किलो तो आटा पिसता ही है, तो उसकी पिसाई भी होती है। और कोई भी कंपनी, बिस्कुट कंपनी है या कोई और चीज़ की भी कंपनी है, किसी भी है, तो आप बिस्कुट को ही ले लीजिए। बिस्कुट की कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, क्योंकि 8 रुपये तो उन्होंने ख़रीदा है और उसमें पिसाई भी है। तो बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल, उन दोनों चीज़ों का भी उपयोग करते हैं। खाली आटे से तो बिस्कुट तैयार नहीं होने का, तो उसमें मीठा भी डलेगा और उसे तेल की भी आवश्यकता होगी, तेल, घी, चिकनाई जो भी डाल लेंगे। तो बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है, यानी कि उन्होंने जो 8 रुपये किलो की दर से जो गेहूँ खरीदा था और उसकी पिसाई की, और वो फिर उसको आटा मिल को बिस्कुट कंपनी वालों ने उन आटा मिल से 10 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा, तो उन्होंने उस आटे से 4 बिस्कुट के पैकेट तैयार किए, मीठा और तेल वेल सब डाल के। तो 4 पैकेट तैयार करे। एक बिस्कुट के पैकेट की कीमत है 15 रुपये। कितनी कीमत होती है? 15 रुपये। इतना तो औसत निकालेंगे जितना उन्होंने खर्च किया, और अपने आप को भी बेनिफिट चाहिए फिर। तो उपभोक्ताओं को वो 4 बिस्किट के पैकेट कितने में पड़ेंगे? जब एक 15 का पड़ा तो 4 कितने में होंगे? 15 से हम क्या करेंगे? 4 को फिर गुना करके पता लगाया जाएगा कि जैसे 15 चौका 60 रुपये में 4 पैकेट हो गए। तो इस तरह से हम उसकी गणना करते हैं। कोई चीज़ हम बेचते हैं और हम मान लिया हमने कोई खरीदी है और हमें उसे फिर बेचना है, हमें भी अपना काम करना है, हमें भी अपनी तरक्की करनी है, तो हम उसे घाटे से नहीं बेचेंगे। उसका औसत निकाल के उस पर जो हमें बेनिफिट मिलेगा तब हम उसे बेचेंगे। रेट टू रेट तो कोई भी नहीं देगा, रेट टू रेट देगा तो वो कुछ भी नहीं कमाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 4 नंबर है, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रक। इसके विषय में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब इसके बाद पॉइंट आएगा संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रक का विकास।
संगठित तथा असंगठित के रूप में देखिए संगठित क्या है तथा असंगठित क्या है। पहले मैं आपको संगठित के विषय में बता दूं। संगठित और असंगठित किसी का भी आप नाम ले लीजिए, लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो जैसे हम किसी कोई भी नाम रख लेते हैं, अनीता है या सविता है या कांता है, कोई भी नाम है। तो एक लेडीज होती है वो ऑफिस में, कार्यालय में काम करती है। तो कांता नाम की एक जो लेडीज है वो कार्यालय में काम करती है और वो सुबह 9:30 बजे जाती है और शाम को 5:30 बजे अपने ऑफिस से आती है। तो 8 घंटे की ड्यूटी हुई। उसे नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में वेतन मिलता है, यानी कि जब महीना पूरा हो जाता है तो उसको अंतिम महीने का जो अंतिम दिन होता है उसमें उसको पेमेंट मिल जाती है। और वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सा, यानी कि वो बीमार हो जाती है तो उनको डिस्पेंसरी भी, उनको जो दवाइयाँ होती है उनका इलाज जो होता है वो भी फ्री में होता है। चिकित्सा और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। तो कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती। रविवार का जो होता है अवकाश का दिन होता है, वो उस दिन ऑफिस नहीं जाती और उस दिन का उनका पैसा भी नहीं कटता, क्योंकि जिस दिन उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है, जिस दिन वो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, उसमें सारी ये शर्तें लिखी हुई होती हैं। नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है जिसमें नौकरी संबंधी निबंध और शर्तों का उल्लेख किया जाता है। तो उन्हें पता होता है कि रविवार में अगर वो काम नहीं करेगी तो भी उनका पेमेंट नहीं कटेगा, तो भी उन्हें पूरी सैलरी मिलेगी। तो ठीक उसी का ही पड़ोसी, कोई भी पास पड़ोस वाला है, वो प्राइवेट संस्था में काम कर रहा है। तो पड़ोसी जैसे होता है वो नज़दीक के काम में, जैसे कोई किराना स्टोर है या कोई वैसी दुकान पे, किसी वैसे शॉप पे या कोई काम करने जाता है, तो वो भी ड्यूटी मतलब टाइम तो लिमिट होता ही है। लेकिन जो कांता वाला काम मैंने आपको बताया उसमें टाइम बिल्कुल लिमिट है, उसके नियम के अनुसार ही वो काम करते हैं और उनका कोई भी कुछ भी परेशानी हो जाए उनका वेतन नहीं कटेगा, चाहे काम ज़्यादा आ रहा हो या कम आ रहा हो। और जो दूसरा है वो 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम को 8 बजे घर लौटता है। तो 11:30-12 घंटे लगा रहता है काम में और उसे कोई पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता भी नहीं मिलता, कोई अन्य सेवा नहीं मिलती उसे। जैसे बीमार पड़ गया तो दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, या छुट्टी कर ली तो उसका भी वेतन काटा जाएगा, उसका भी पैसा नहीं मिलेगा और किसी भी तरह से उसे कोई हेल्प नहीं मिलती। यानी कि जितने दिन वो काम करेगा, जितने घंटे वो काम करेगा, उसी का उसको तनख्वाह मिलेगा, क्योंकि उसको कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। औपचारिक पत्र जब नहीं मिलेगा तो किसी भी काम करने से, यानी कि जब उसे कोई लिखित में दिया ही नहीं जाने का कि आपको इतने दिन ये आएगा, आपकी ये शर्तें हैं, आपको ये काम करना होगा, जिस दिन नहीं आएगा उस दिन का पैसा काटा जाएगा। और उसे कभी भी मालिक कभी भी किसी उस काम से हटा भी सकता है। अगर ज़्यादा दिन की छुट्टी मार ली है तो काम तो डेली होना ही है उनका, तो अगर वो तादाद से ज़्यादा छुट्टी मार लेते तो काम से भी हटा दिया जाता है, क्योंकि वो बंदिश में नहीं है मालिक जिसने रखा है। कोई उन्होंने उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया